धन्यवाद। आज आपके दीक्षांत समारोह में जो दुनिया के सबसे बेहतरीन विश्वविद्यालयों में से एक से हो रहा है, आपके साथ होने का मुझे सम्मान प्राप्त हुआ है। सच कहूं तो मैंने कभी कॉलेज से स्नातक नहीं किया और ये सबसे करीब है जो मैं कभी कॉलेज स्नातक के पास पहुंचा हूं। आज मैं आपको अपने जीवन की 3 कहानियां सुनाना चाहता हूं, बस इतना ही, कोई बड़ी बात नहीं, सिर्फ 3 कहानियां। पहली कहानी बिंदुओं को जोड़ने के बारे में है। मैंने 6 महीने के बाद रीड कॉलेज छोड़ दिया, लेकिन फिर उससे पहले लगभग 18 महीने तक एक ड्रॉप इन के रूप में वहां रहा। तो मैंने कॉलेज क्यों छोड़ा, ये सब मेरे जन्म से पहले शुरू हुआ। मेरी जैविक मां एक युवा अविवाहित स्नातक थी, विद्यार्थी, और उन्होंने मुझे गोद देने का निर्णय लिया। उन्होंने बहुत जोर देकर कहा कि मुझे कॉलेज स्नातक माता पिता के द्वारा गोद लिया जाना चाहिए। इसलिए मेरी गोद लेने की सारी तैयारियां एक वकील और उसकी पत्नी के लिए की गई थी। लेकिन जब मैं पैदा हुआ, उन्होंने आखिरी मिनट में फैसला किया कि उन्हें वास्तव में एक लड़की चाहिए। इसलिए मेरे माता पिता जो प्रतीक्षा सूची में थे, उन्हें आधी रात में एक कॉल आया जिसमें पूछा गया, हमारे पास एक अप्रत्याशित बच्चा लड़का है, क्या आप उसे चाहते हैं? उन्होंने कहा बिल्कुल। हाँ, जरूर। मेरी जैविक मां को बाद में पता चला कि मेरी मां ने कभी कॉलेज से स्नातक नहीं किया था और मेरे पिता ने कभी उच्च विद्यालय से स्नातक नहीं किया था। उसने अंतिम गोद लेने के कागजों पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया। केवल कुछ महीने बाद जब मेरे माता पिता ने यह वादा किया कि मैं कॉलेज जाऊंगा, तभी वह मानी। यही मेरे जीवन की शुरुआत थी। और 17 साल बाद मैं कॉलेज गया, लेकिन मैंने एक कॉलेज चुना जो लगभग स्टैनफोर्ड जितना महंगा था, और मेरे मेहनतकश माता पिता की सारी बचत मेरी कॉलेज की फीस पर खर्च हो रही थी। 6 महीने के बाद मां, मुझे इसमें कोई मूल्य नजर नहीं आया। मुझे नहीं पता था कि मैं अपने जीवन में क्या करना चाहता हूं, और यह भी नहीं पता था कि कॉलेज इसमें मेरी कैसे मदद करेगा। और यहां मैं था, अपने माता पिता की सारी जीवन भर की बचत खर्च कर रहा था। तो मैंने कॉलेज छोड़ने का फैसला किया और भरोसा किया कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। उस समय यह काफी डरावना था, लेकिन पीछे मुड़कर देखने पर यह मेरे द्वारा किए गए सबसे अच्छे फैसलों में से एक था। जैसे ही मैंने छोड़ा, मैं अनिवार्य कक्षाओं को लेना बंद कर सकता था जो मुझे रुचिकर नहीं लगती थी, और उन पर ध्यान देना शुरू कर सकता था जो बहुत अधिक रुचिकर लगती थी। ये सब रोमांटिक नहीं था। मेरे पास एक डॉर्म रूम नहीं था, इसलिए मैं दोस्तों के कमरों में फर्श पर सोता था। मैंने कोक की बोतलें लौटाई ताकि 5 सेंट के जमा से खाना खरीद सकूं, और हर रविवार रात मैं 7 मील पैदल चलकर हरे कृष्ण मंदिर जाता था ताकि हफ्ते में एक बार अच्छा भोजन मिल सके। मुझे ये बहुत पसंद आया, और जो कुछ भी मैंने अपनी जिज्ञासा और अंतर्ज्ञान का अनुसरण करते हुए पाया, वह बाद में अनमोल साबित हुआ। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। उस समय रीड कॉलेज संभवतः देश में सबसे अच्छी सुलेख शिक्षा प्रदान करता था। पूरे कैंपस में हर पोस्टर, हर दराज पर, हर लेबल खूबसूरती से हाथ से लिखी गई सुलेख में था। चूंकि मैंने कॉलेज छोड़ दिया था और मुझे सामान्य कक्षाएं लेने की जरूरत नहीं थी, मैंने इसे सीखने के लिए एक कैलीग्राफी कक्षा लेने का निर्णय लिया। मैंने सिरिफ और सैंस सिरिफ टाइपफेस, विभिन्न अक्षर संयोजनों के बीच जगह को बदलने के बारे में, और क्या अच्छा टाइपोग्राफी बनाता है, ये सब सीखा। ये सुंदर था, ऐतिहासिक था, कलात्मक रूप से सूक्ष्म था, एक तरह से जिसे विज्ञान नहीं पकड़ सकता, और मुझे यह आकर्षक लगा। इन सब का मेरे जीवन में कोई व्यावहारिक उपयोग होने की कोई उम्मीद नहीं थी। लेकिन 10 साल बाद जब हम पहला मैकिंटॉश कंप्यूटर डिजाइन कर रहे थे, तो ये सब मुझे याद आया, और हमने इन्हें सब मैक में डिजाइन कर दिया। ये पहला कंप्यूटर था जिसमें सुंदर टाइपोग्राफी थी। अगर मैंने कॉलेज में उस एकल पाठ्यक्रम में भाग नहीं लिया होता, तो मैक में कभी भी कई प्रकार के फॉन्ट्स या समानुपाती रूप से व्यवस्थित फॉन्ट्स नहीं होते। और चूंकि विंडोज ने मैक की नकल की, इसलिए संभावना है कि किसी व्यक्तिगत कंप्यूटर में ये नहीं होते। और अगर मैं कभी कॉलेज नहीं छोड़ा होता, तो मैं उस सुलेख कक्षा में शामिल नहीं होता, और व्यक्तिगत कंप्यूटरों में वो अद्भुत टाइपोग्राफी नहीं होती जो अब है। बेशक इसे जोड़ना असंभव था। जब मैं कॉलेज में था तो भविष्य की बातों को लेकर धुंधले थे, लेकिन 10 साल बाद पीछे मुड़कर देखने पर यह सब बहुत साफ था। फिर से नाशिप से आप आगे देखते हुए डॉट्स को नहीं जोड़ सकते, आप उन्हें केवल पीछे मुड़कर ही जोड़ सकते हैं। इसलिए आपको विश्वास करना होगा कि ये डॉट्स किसी तरह आपके भविष्य में जुड़ेंगे।
आपको किसी चीज पर भरोसा करना होगा, आपकी अंतर्दृष्टि, भाग्य, जीवन, कर्म जो भी हो, क्योंकि यह विश्वास की डॉट्स आगे जाकर रोड जुड़ेगी। आपके दिल की सुनकर आत्मविश्वास को देखिए, भले ही यह आपको परिचित रास्ते से हटाकर ले जाए, और यही सब अंतर पैदा करेगा। मेरी दूसरी कहानी प्रेम और क्षति के बारे में है। मैं भाग्यशाली था, मैंने जीवन में जल्दी ही वो काम खोज लिया जिसे मैं पसंद करता था। वजह, और मैंने अपने माता पिता के गैराज में एप्पल की शुरुआत की जब मैं 20 साल का था। हमने कड़ी मेहनत की और 10 साल में एप्पल सिर्फ हम दोनों से एक गैराज में बढ़कर 4000 से अधिक कर्मचारियों वाली $2 अरब की कंपनी बन गई थी। हमने 1 साल पहले अपनी सबसे बेहतरीन रचना मैकिंटोश जारी की थी और मेरी उम्र 30 साल हो गई थी, और फिर मुझे नौकरी से निकाल दिया गया। आपको उस कंपनी से कैसे निकाला जा सकता है जिसे आपने शुरू किया था? खैर, जैसे जैसे एप्पल बढ़ी, हमने किसी को भर्ती किया जिसे मैं बहुत प्रतिभाशाली मानता था, ताकि वो मेरे साथ कंपनी चलाए। और पहले 1 साल या उसके आसपास सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर हमारे भविष्य के दृष्टिकोण अलग अलग होने लगे और अंततः हमारे बीच मतभेद हो गया। जब यह हुआ तो हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने उनका साथ दिया, और इस तरह 30 साल की उम्र में मैं बाहर हो गया, और बहुत सार्वजनिक रूप से बाहर हो गया। मेरे संपूर्ण वयस्क जीवन का जो केंद्र बिंदु था वह चला गया था, और यह विनाशकारी था। कुछ महीनों तक मुझे वास्तव में समझ नहीं आया कि क्या करूं। मुझे लगा कि मैंने पिछली पीढ़ी के उद्यमियों को निराश किया है, मानो मेरे हाथों से उनकी दी गई जिम्मेदारी छूट गई हो। मैंने डेविड पैकर्ड और बॉब नॉइस से मुलाकात की और अपनी गलती के लिए माफी मांगने की कोशिश की। मैं सार्वजनिक रूप से असफल था और मैंने घाटी से भागने के बारे में भी सोचा, लेकिन धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि मैं अभी भी अपने काम से प्यार करता था। एप्पल में घटनाओं के मोड़ ने इसमें जरा भी बदलाव नहीं किया था। मुझे अस्वीकार कर दिया गया था, लेकिन मैं अभी भी प्रेम में था, और इसलिए मैंने फिर से शुरू करने का फैसला किया। मैं उस समय यह नहीं देख पाया, लेकिन एप्पल से निकाला जाना मेरे लिए अब तक की सबसे अच्छी बात थी। सफल होने की भारीपन की जगह फिर से एक नौसिखिया होने की हल्कापन ने ले ली, सब कुछ लेकर कम निश्चितता के साथ। इसने मुझे मेरी जिंदगी के सबसे रचनात्मक काल में प्रवेश करने के लिए आजाद कर दिया। अगले 5 वर्षों के दौरान मैंने नेक्स्ट नाम की एक कंपनी और एक अन्य कंपनी पिक्सर शुरू की, और एक अद्भुत महिला से प्यार हो गया जो मेरी पत्नी बनी। पिक्सर ने दुनिया की पहली कंप्यूटर एनिमेटेड फीचर फिल्म टॉय स्टोरी बनाई, और अब यह दुनिया का सबसे सफल एनिमेशन स्टूडियो है। एक अद्भुत घटनाक्रम में एप्पल ने नेक्स्ट को खरीद लिया और मैं एप्पल में वापस आ गया, और नेक्स्ट में हमारे द्वारा विकसित तकनीक एप्पल के वर्तमान पुनर्जागरण के केंद्र में है। और लोरेन और मेरा एक अद्भुत परिवार है। मुझे पूरा यकीन है कि अगर मैं एप्पल से निकाला नहीं गया होता तो ये सब कुछ नहीं होता। ये एक भयानक स्वाद वाली दवा थी, लेकिन मुझे लगता है कि मरीज जरूरत नहीं थी। कभी कभी जीवन आपको ईंट के साथ सिर पर मारने वाला होता है। विश्वास मत खोइए। मुझे यकीन है कि जो चीज मुझे आगे बढ़ाती रही वो ये थी कि मैं जिस काम को करता था उससे प्यार करता था। आपको वही खोजना है जो आपसे प्यार करता है, और ये आपके काम के लिए उतना ही सत्य है जितना आपके प्रेमी के लिए। आपका काम आपके जीवन का एक बड़ा हिस्सा भरने वाला है, और वास्तव में संतुष्ट होने का एकमात्र तरीका है कि आप वही करें जो आप मानते हैं कि श्रेष्ठ काम है। और महान काम करने का एकमात्र तरीका है कि आप अपने काम से प्रेम करें। अगर आपने इसे अभी तक नहीं पाया है तो तलाश करते रहें और संतुष्ट मत होइए। हृदय के सभी मामलों की तरह जब आप इसे पाएंगे तो आपको पता चल जाएगा, और किसी भी महान संबंध की तरह यह समय के साथ और बेहतर होता जाता है। तो खोज जारी रखें, समझौता मत करें। मेरी तीसरी कहानी मृत्यु के बारे में है। जब मैं 17 साल का था, मैंने एक उदाहरण पढ़ा जो कुछ इस प्रकार था: अगर आप हर दिन ऐसे जीते हैं जैसे वह आपका आखिरी हो, तो किसी दिन यह सच जरूर होगा। इसने मेरे ऊपर असर डाला, और तब से पिछले 33 वर्षों से मैं हर सुबह आईने में देखता हूं और खुद से पूछता हूं कि अगर आज मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होता तो क्या मैं वही करना चाहता जो मैं आज करने जा रहा हूं। और जब भी कई दिनों तक जवाब नहीं में होता है तो मैं जान जाता हूं कि मुझे कुछ बदलने की जरूरत है। याद रखना कि मैं जल्द ही मर जाऊंगा। जीवन के बड़े फैसले लेने में मदद करने के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण साधन है जो मैंने कभी पाया है, क्योंकि लगभग सब कुछ, सारे बाहरी अपेक्षाएं, सारी गर्व, शर्मिंदगी या असफलता का सारा डर, ये चीजें मृत्यु के सामने बस मिट जाती हैं, केवल वही छोड़ते हुए जो वास्तव में महत्वपूर्ण है। मुझे पता है कि मरने वाली बात याद रखना इस सोच के जाल से बचने का सबसे अच्छा तरीका है कि आपके पास खोने के लिए कुछ है। आप पहले से ही निहत्थे हैं। दिल की बात न सुनने का कोई कारण नहीं है। करीब 1 साल पहले मुझे कैंसर का निदान हुआ था।
सुबह 7:30 बजे मेरा एक स्कैन हुआ और इसने साफ दिखाया कि मेरे अग्न्याशय पर ट्यूमर है। मुझे तो यह भी नहीं पता था कि अग्न्याशय क्या होता है। डॉक्टरों ने मुझे बताया कि यह लगभग निश्चित रूप से एक ऐसा कैंसर था जो लाइलाज है और मुझे 3 से 6 महीनों से अधिक जीने की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। मेरे डॉक्टर ने मुझे सलाह दी कि मैं घर जाऊं और अपने काम काज व्यवस्थित कर लूं, जो डॉक्टरों की भाषा में मरने की तैयारी करने का संकेत होता है। इसका मतलब है कि अपने बच्चों को सब कुछ बताने की कोशिश करें। आपने सोचा था कि आपके पास उन्हें बताने के लिए अगले 10 साल होंगे, लेकिन अब कुछ ही महीनों में बताना है। इसका मतलब है कि सब कुछ व्यवस्थित कर लें ताकि आपके परिवार के लिए सब कुछ आसान हो जाए। इसका मतलब अलविदा कहना भी है। मैंने पूरे दिन उस निदान के साथ जिया। उसी शाम बाद में मेरी बायोप्सी हुई, जहां उन्होंने एक एंडोस्कोप को मेरे गले से होते हुए मेरे पेट और आंतों तक पहुंचाया। मेरी अग्न्याशय में एक सुई डालकर ट्यूमर से कुछ कोशिकाएं ली। मेरा बेहोशी की हालत में इलाज हुआ, लेकिन मेरी पत्नी जो वहां थी ने मुझे बताया कि जब उन्होंने माइक्रोस्कोप के नीचे कोशिकाओं को देखा तो डॉक्टर रोने लगे, क्योंकि यह पता चला कि यह एक बहुत ही दुर्लभ प्रकार का अग्न्याशय का कैंसर था जो सर्जरी से ठीक हो सकता है। मेरी सर्जरी हुई और शुक्र है अब मैं ठीक हूं। ये मौत का सामना करने के लिए अब तक की सबसे करीबी स्थिति थी और मुझे उम्मीद है कि कुछ और दशकों तक ये सबसे करीबी स्थिति बनी रहेगी। इसे जीने के बाद अब मैं आपसे ये थोड़ा अधिक निश्चितता के साथ कह सकता हूं, जब मृत्यु एक उपयोगी लेकिन केवल बौद्धिक अवधारणा थी। ये को कोई भी मरना नहीं चाहता, यहां तक कि जो लोग स्वर्ग जाना चाहते हैं वे भी वहां पहुंचने के लिए मरना नहीं चाहते। और फिर भी मृत्यु वो मंजिल है जिसे हम सब साझा करते हैं। अब तक कोई इससे बच नहीं पाया है और यह ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि मृत्यु संभवतः जीवन की सबसे महान खोज है। यह जीवन का परिवर्तनक है। यह पुराने को हटाकर नए के लिए रास्ता बनाती है। अभी नया आप हैं, लेकिन किसी दिन अधिक समय नहीं लगेगा, आप धीरे धीरे पुराने बन जाएंगे और साफ कर दिए जाएंगे। माफ कीजिए कि मैं इतना नाटकीय हो रहा हूं, लेकिन यह बिल्कुल सत्य है। आपका समय सीमित है, इसीलिए इसे किसी और की जिंदगी जीने में बर्बाद मत करें। मतलब में फंसे नहीं, जो कि दूसरों की सोच के नतीजों के साथ जीना होता है। दूसरों की राय का शोर आपकी अपनी अंदर की आवाज को दबाने न दें। और सबसे जरूरी है, अपने दिल और अंतर्ज्ञान का अनुसरण करने का साहस रखें। वे किसी तरह पहले से ही जानते हैं कि आप वास्तव में क्या बनना चाहते हैं। बाकी सब गौण है। जब मैं छोटा था, मेरी पीढ़ी की एक अद्भुत प्रकाशन थी जिसका नाम था द होल अर्थ कैटलॉग, जो हमारी पीढ़ी की बाइबल में से एक थी। इसे स्टुअर्ट ब्रांड नाम के व्यक्ति ने बनाया था, जो यहाँ से दूर मेनलो पार्क में नहीं थे, और उन्होंने इसे अपने काव्यात्मक स्पर्श से जीवंत बनाया। ये 1960 के दशक के अंत में था, जब व्यक्तिगत कंप्यूटर और डेस्कटॉप पब्लिशिंग से पहले की बात है, इसलिए ये सब टाइपराइटर, कैंची और पोलारॉइड कैमरों से बनाया गया था। ये लगभग गूगल की तरह था। जब गूगल के आने से 35 साल पहले यह पेपरबैक रूप में था। यह आदर्शवादी था, जिसमें शानदार उपकरण और महान विचारों की भरमार थी। स्टुअर्ट और उनकी टीम ने होल अर्थ कैटलॉग के कई अंक निकाले, और फिर जब यह समाप्त हो चुका था, उन्होंने एक अंतिम अंक निकाला। यह 1970 के मध्य की बात है और मैं आपकी उम्र का था। उनके अंतिम अंक के पिछले कवर पर एक तस्वीर थी जो सुबह सुबह की ग्रामीण सड़क की थी, जिस पर आप तभी सफर कर सकते थे अगर आप इतने साहसी होते। इसके नीचे लिखा था, भूखे रहो, मूर्ख बने रहो। यह उनका विदाई संदेश था जब उन्होंने अलविदा कहा। भूखे रहो, मूर्ख बने रहो, और मैंने हमेशा यही अपने लिए चाहा। और अब जब आप नए सिरे से शुरुआत करने के लिए स्नातक हो रहे हैं, मैं आपके लिए यही चाहता हूं। भूखे रहो, ना समझ रहो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।